चलिए शुरू करें। जी भी। सभी को प्रणाम। मैं लोकेश चौधरी हूँ। आज की कक्षा मुद्रा और बंद पे है। शुरू करने से पहले एक बार गायत्री मंत्र दोहराएंगे, फिर अपन स्टार्ट। जैसे दोनों हाथों गोद में रखे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं, गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी भी यार। गहरी लंबी सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। मैं आपको करें, अपने मन को तैयार करें आज की कक्षा के लिए, पूर्णतया सीखने के लिए एकाग्र करें। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस लें, एक बार ओम बोलेंगे, फिर गायत्री मंत्र। ओ, ओ, मंत्र के साथ साथ गुरु ऋषि का आशीर्वाद, माँ गायत्री की असीम कृपा हम पर बरस रही है, ऐसा अनुभव करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र की ऊर्जा पूरे शरीर में, पूरे मन में, मस्तिष्क में, अपने आसपास के वातावरण में तरंगित होता अनुभव करें। धीरे से दोनों हाथों को रगड़े, सिर पर फिर वो जो रह गए पहले उनको सुन लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं 1-2 मिनट। तो अब चलिए इस विषय की तरफ बढ़ते हैं। आज का विषय मुद्रा और बंद पे है। बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, इसलिए कि जो भी शक्ति आसन की मदद से या प्राणायाम की मदद से पैदा हो रही है, उसको शरीर में, उसको अपने स्थिति के भीतर संरक्षित रखने का एक ही तरीका है, वो है मुद्रा। मुद्राओं में मैं आपको किस तरीके से बताऊं कि मुद्राओं का अभ्यास जो है वो आपको एक विशेष शक्ति देता है, जो आसन में या प्राणायाम में और अभ्यासों में नहीं मिल सकती। एक दूसरी बात यह है कि मुद्राओं का जो एरिया है काम करने का, जिस परिधि में वो काम करती है, प्राणमय कोश। प्राण एक ऐसी चीज है जो कॉम्बिनेशन है हमारे बीच में और इस जो सांसारिक जगत हम देख रहे हैं इसके बीच का, है ना, जो अर्ध चेतन है। तो थोड़ा परिष्कृत होगा तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, कॉन्शियसनेस की तरफ। थोड़ा और कंडेंस होगा, सॉलिड होगा तो पदार्थ बनेगा। क्या है कि ऐसी स्थिति में प्राण बल का संवर्धन, प्राण बल को संरक्षित रखना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया बन जाती है। और जब हम ऐसा करते हैं तो साधना में और उन्नति और सांसारिक जीवन में भी एक स्पष्टता, एक लीडरशिप स्किल्स क्वालिटी जो भी प्राण में कोश के गुण है वो दिखने लगते हैं। इसके साथ साथ में क्या है कि ये एक प्लेटफॉर्म बनाता है
ना क्वेश्चन में जैसे जैसे मुद्राओं का अभ्यास आपका बढ़ेगा, बंदों का बंद एक्चुअल में 4 है और चारों के चारों बंद मुद्राओं का एक हिस्सा है। तो हम ये कह लें कि अगर हम मंद और मुद्रा न कह करके केवल मुद्रा भी कहें तब भी चलेगा। तो मुद्रा और बंदों का अभ्यास जो है वो एक प्लेटफॉर्म, एक सॉलिड प्लेटफॉर्म बनाता है आगे के मनोमय कोश के लिए। और मनोमय कोश जितना ताकतवर होगा, जितना शक्तिशाली होगा, उस संसार सागर से पार होने की संभावनाएं बहुत तेजी से बढ़ती जाती है, तभी सही विज्ञान पैदा होता है। तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बन रहा है अगले आने वाले 1-2 कोशों के लिए, जो जैसे मनोमय कोश के लिए और विज्ञान में कोश के लिए। अगर हमें शक्तिशाली ताकतवर बनना है, हमें अपने को इस हद तक परिष्कृत करना है कि वो अगले वाले कोश भी परीक्षण मतलब साफ हो, परिष्कृत हो। तो उसके लिए आवश्यक है कि प्राणमय कोश पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। प्राणमय कोश पे ज्यादा ध्यान देने का एक ही मतलब है कि हमें मुद्रा बंधों का बहुत अच्छा प्राणायाम के साथ साथ में, प्राणायाम तो लगभग सब लोग जानते ही हैं, इसका महत्व भी लोगों को पता है। तो इसके साथ में मुद्रा और बंधों का रेगुलर अभ्यास व्यक्ति को तेजस्वी शक्तिशाली बनाता है। तो हम कुछ मुद्राओं का अभ्यास सीखेंगे। पहले अपन सीखेंगे पहले अपन सीखेंगे जो 3 बंदे और 3 बंदों का कॉम्बिनेशन है, महाबंद। चलिए प्रैक्टिकल क्लास है इसलिए अपन इसको यहीं पे रखते हैं, इससे ज्यादा थ्योरी की आवश्यकता नहीं है। एक बात और बता देता हूँ मैं कि जिन जिन जगह से ऊर्जा संरक्षित होकर के निकलने की संभावना रहती है, ऐसा मानते हैं, उन लोगों को सिकोड़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए इसमें हम दोनों चीजें इस्तेमाल करते हैं ना, अपने न्यूरॉन्स, अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करते हैं, अपनी सजगता का भी इस्तेमाल करते हैं कि वहां से शक्ति जो है वो आ रही है। और और इसका भी इस्तेमाल करते हैं इसमें दोनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन बनता है कि आपकी जो सजगता है, जो विचार है, आपका चिंतन है, आपका जो कंसंट्रेशन है, वो भी इस क्रिया के साथ जुड़ा रहे। और शारीरिक स्तर पे जब क्रिया चलती है तो जब शरीर और मन दोनों के बीच में एक हार्मोनी चलती है, एक सामंजस्य चलता है, तो एक गजब की शक्ति पैदा होती है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी कोई अभ्यास करें, इस करके विशेषतः कोई भी फिजिकल प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, चाहे प्राणायाम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, चाहे मुद्रा कर रहे हैं, मन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो आप अपने माइंड को उसके साथ हार्मोनी में लेके चलिए। जैसे जैसे आपकी सजगता बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे उसमें गहराई आती जाएगी, वैसे वैसे आपका मन शांत, एकाग्र और स्थिर होता चला जाएगा। आपको जो जिसको हम प्रेक्षण कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं, जिसको हम देखना कहते हैं, जिसको हम साक्षी भाव कहते हैं, वो यहीं से डेवलप होता है, उसका बीज यहीं से पड़ता है। कि जो चीजें आप देख रहे हैं, देखो क्रियाएं बहुत साधारण है। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग जो नए जुड़े हैं, उन लोगों के अलावा बाकी सारे लोग जानते होंगे कि ये कैसे करते हैं। और कैसे करते हैं, उसमें एक 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 फर्स्ट टाइम करने वाले व्यक्ति में और एक बहुत लंबे समय तक करने वाले व्यक्ति में ऊपरी तौर पे कोई बदलाव होगा, इस तरीके की कोई बात नहीं है। जो उसमें पहले व्यक्ति में और या एक श्रेष्ठ व्यक्ति में और एक एक मिडिल लेवल के प्रैक्टिशनर में यही अंतर होता है कि उसकी सजगता उसके साथ-साथ में कितनी फ्लो करती है। अगर नए व्यक्ति की फ्लो करती है तो उसको वो रिजल्ट मिलेंगे जो पुराने 3 साल, 4 साल, 5 साल कर रहे व्यक्ति को नहीं मिल रहे हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि जब भी हम प्रैक्टिस करें तब हमें महसूस क्या हो रहा है या हमें महसूस क्या करना है, इस विषय पे भी आप अपना ध्यान प्रॉपर दें, ठीक है? तो अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये थी कि इन बंधों या मुद्राओं के अभ्यास से जरामरण नाश कब कहा है? सब में, और सब में कॉमन है। क्योंकि कोई भी ग्रंथ देख ले, शिव संहिता देख ले, गणपति का देख ले, हिरण संहिता देख ले। हिरण संहिता में खैर 25 है। इसके अलावा और ग्रंथ है, हाँ, उनमें 10 ही, 10 मुद्राएं ही फेमस है। तो 10 मुद्राओं में से कुछ मुद्राओं का अभ्यास हम आज सीखेंगे, खास करके बंद वाली मुद्राओं को 3-4, ठीक है? इनको जरण मरण नाशकम कहा गया है। जरा से भी और मरण दोनों से मुक्ति दिलाती है। इसका मतलब है कि टिल डेथ आप बहुत एनर्जेटिक, बहुत रिफ्रेशिंग फील करेंगे, इसलिए ये आवश्यक है हम इनका इस्तेमाल करें।
चलिए, गर्दन कब भी झुकाने का यूज होगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ आसनों का अभ्यास कर रहे होंगे। मैं आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा हूँगा। किसी भी ऐसे आसन में बैठे जिस आसन में तो सुविधा न हो, असुविधा न हो। जैसे अर्ध पद्मासन है, स्वस्तिक आसन, इसी में बैठे पीठ की हड्डी गर्दन से सीधा कर लिया ताकि आप मेरे को और स्पष्टतया देख पाएंगे। जिनकी संभावना हो वो पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। देखिए, पहला जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और सांस रोकते हैं, है ना? जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करते हो, सांस रोकते हैं, तब आपको बंधों को लगाना चाहिए। जैसे मान लिया मैंने नाड़ी शोधन के लिए मैंने गुरुजी के अभ्यास के अकॉर्डिंग एक बार सांस ली, तो मुझे सांस रोकने की आवश्यकता है। तो मैं क्या करूंगा, तीनों बंदों को लगाऊंगा। अब मैं तीन बंद कौन से होते हैं वो भी बताऊंगा। सांस रोक ली मैंने, कुछ समय के लिए रोक के रखी सांस, उस समय बंदों को लगा के रखा, फिर बंदों को छोड़ा, फिर सांस छोड़ी। तो धीरे धीरे अभ्यास हो जाने पर फिर आपको हर समय, जिस समय में भी आप कुंभक करते हैं, जिस समय में भी आप सांस रखते हैं, उसमें आपको बंदों का अभ्यास करना है। तीनों बंद एक साथ लगते हैं। शुरुआत में अभ्यास के लिए हम अलग अलग करते हैं, ठीक है। पहला अभ्यास है मूल बंद का। मूल बंद का मतलब होता है शरीर का मूल, शरीर की जड़ जहाँ से शुरू होती है वो है कर्टिस, जननांगों का शरीर, ठीक है। अब यहाँ पे दो बात आती है। मूल बंद जो है वो एक्चुअल में स्टार्टिंग में गुदाद्वार का संकोचन नहीं है ना। और इसमें हम क्या करते हैं, जैसे गुदाद्वार है उसको संकोचित करके रखते हैं। एक्चुअल में इसका संकोचन नहीं होता है मूलबंद। मूलबंद में से जननांग है आगे, पीछे की तरफ गुदाद्वार है। तो जननांग और गुदाद्वार के बीच में एक जगह होती है सीधी स्तर। तो मसल्स पे जो कोक्सियल मसल्स होती है उन पे स्टार्टिंग में कंट्रोल नहीं आता, पर धीरे 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 अभ्यास करने से, क्योंकि जननांगों को अगर आप सिकोड़ेंगे फैलाएंगे तो वो वज्रोली है, गुदाद्वार को सिकोड़ेंगे फैलाएंगे तो अश्विनी है। इसके बीच में आप जब आप स्थिर रहेंगे तब मूल बंद होता है। तो इसलिए फिर स्टार्टिंग में तो हम गुदाद्वार को ही सिकोड़ेंगे फैलाएंगे, धीरे 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 अभ्यास हो जाने पर फिर आप कंसंट्रेशन को उस दिशा में ले जाएंगे, उस मसल्स की तरफ ले जाएंगे, तो वही मसल खींचे ऐसी कोशिश करेंगे। धीरे 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 प्रैक्टिस करते हुए कंट्रोल आने लगे, है ना। मसल्स ट्रेनिंग मांगती है। जो ट्रेनिंग देते हैं तो अब बहुत सारी मसल्स को जो इन्वॉल्यूंटरी कंट्रोल हो रही है उनको भी आप कंट्रोल। मुद्रा बंधों का और प्राणायाम का अभ्यास का यही मतलब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला बंध है मूल बंध। मूल बंध का मतलब है कि जो मूल है शरीर का, जो सार है, जो जड़ है, उसको बांधना, कंट्रोल करना। सबसे ज्यादा प्राण शक्ति हमारे जननांगों वाले क्षेत्र से और जो हाँ गुदा द्वार है वहां से निकलने की कोशिश करें। प्राणायाम की मदद से जो भी प्राण शक्ति को हमने भावना के माध्यम से और श्वास के माध्यम से वातावरण से अपने शरीर के भीतर भराए, शरीर में ही रचे, शरीर में ही पचे और शरीर में ही आत्मसात हो जाए, हाँ, शरीर में एसिमिलेट हो जाए, शरीर में उसका पूरा शोषण हो जाए, इसके लिए आवश्यक है कि थोड़े समय के लिए वो एनर्जी हमारे शरीर के भीतर रहे, तब तक हम उसको रोक के रखें कि वो किसी छिद्र से बाहर नहीं चली जाए। ठीक, चलिए रीढ़ की हड्डी सीधी करें। बहुत साधारण सी प्रैक्टिस है, सांस के साथ में इसकी हार्मोनी लेके आएंगे, है ना। दोनों हाथों को घुटने पर रख ले, इससे थोड़ी आसानी रहती है। सांस भरे, जैसे जैसे सांस भरती जाए वैसे 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 गुरुद्वार को ऊपर की तरफ टाइट करें। थोड़ी देर सांस रोक के रखे, 1-2 सेकंड, सांस छोड़े। नहीं समझ में आ रहा है तो आप आंख खोल के देखते रहे। सांस भरते हुए,
सांस भरते हुए पूरी सजगता, पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन गुदादार की ओर। करते रहे बिना उकताए हुए। रिलैक्स करते समय ध्यान देंगे, पूरा मांसपेशियों पर आपका नियंत्रण रहे। जिस तरीके से सांस लेते हैं बिल्कुल धीरे 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 आपने बदन को ऊपर की तरफ खींचा था, इसलिए वापस छोड़ते समय पूरा कंट्रोल रखें। एक क्षण 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 जैसे जैसे सांस निकल रही है वैसे वैसे बदन भी ढीला होता रहे। ठीक है, इसका नाम मूलबंध है। तो गुदा से संबंधित समस्याएं, स्पाइनल फिशर, पाइल्स हो, फिर और दूसरी समस्याएं होती है, उन सारी समस्याओं का समाधान इसमें स्वतः मिलने लगता है। तो इससे अच्छा रहता है। शरीर में यौवन बनाए रखने का, स्फूर्ति बनाए रखने का है। मूलाधार चक्र की जागरण में इसका बहुत बड़ा रोल है। आवश्यक है कि ये प्रैक्टिस करें। इससे कब्जियत है उसको भी खत्म करता है, क्योंकि धीरे धीरे सजगता जब गुदाद्वार और मलाशय की तरफ जाती है तो स्वतः ही फिर धीरे धीरे एक्सक्रीशन है, आपका उत्सर्जन तंत्र है वो अच्छे से काम करने और फ्रेश होने में दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुला है उद्यान मन। धीरे से आंखें खोले और देखें किस तरीके से इसका अभ्यास होता है। प्राण शक्ति को एक बार जैसे ही आपने मूलाधार में से रोक लिए, तो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रही थी, आपने रोक लिया, अब इसको वापस ऊपर की तरफ फ्लो कराना। उड्डयन उनका अभ्यास करना पड़ेगा। पहले सारी सांस छोड़ें। मैं अभ्यास ही मुंह से भी सांस छोड़ सकते हैं। पूरा कंट्रोल रखें, बिल्कुल आराम से करें, कहीं पे भी झटका या इस तरह की कोई बात नहीं रहे। पूरी तरीके से देखो सांस छोड़ेंगे, थोड़ी रेसिडियल भी रहती है, सांस बची रहती है, उसको भी छोड़ेंगे मुंह से। बिल्कुल, भले ही 1 सेकंड के लिए अभ्यास करें आप, मैं फिर से कराऊंगा, पर आपको अभ्यास के दौरान इस बात का ध्यान देना है कि बिल्कुल आपका कंट्रोल एक भी क्षण के लिए नहीं छूटे। योग में नियंत्रण एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, तो गुण है कि जितना अधिक धीरज से, जितना अधिक नियंत्रण के साथ आप अभ्यास कर रहे हैं, उतना बढ़िया। तो ध्यान बंद करते हुए ध्यान दें कि जिनको अल्सर है, जिनको आईबीपी है, वो लंबे समय तक न रोकें। जिनका कोई पेट में ऑपरेशन हुआ है, वो भी इस चीज का ध्यान दें। बाकी लोगों के लिए रामबाण है, जैसे जिनको डायबिटीज है, जिनका मोटापा है या और कोई बात है, उनके लिए बहुत अच्छा है ना। हाँ, ये चीज आप ध्यान दें। इसके साथ में एक बात और ध्यान दें कि धीरे से प्राण शक्ति को ऊपर उठता हुआ उड्डयन का मतलब है अपवर्ड मोमेंटम कर रही है, इस तरीके का आप भावनात्मक अनुभव करें।
हाँ, करते समय झटका नहीं दें, नहीं तो कई बार मसल स्पाज़्म हो जाता है, दर्द करता है, इसलिए इसका ध्यान दें। पूरी एब्डोमिनल कैविटी का जो ब्लड है, जो इसके अंतर्गत जितने अंग है, छोटी आंतें, बड़ी आंतें, पैंक्रियाज़ है, गॉल ब्लैडर है, लीवर है, वो सब इस तरीके से धकते हैं। तो उनका जो ब्लड होता है, जो ऑलरेडी उसमें स्टिफनिंग ब्लड होता है ना? हर एक का अपना हार्ट नहीं होता ना, हमारा दिल यहाँ पे एक ही है, वो केवल पंप कराता रहता है। वापस से ब्लड लाने की ज़िम्मेदारी बॉडी पे मसल्स के पास है। तो जब मसल्स कंप्रेस होती है, तो उनका जो स्टैग्नेंट कहीं पे ठहरा हुआ रक्त होता है, वो फ्लो करता है। फिर जब वापस से फैलती है, तब नया फ्रेश ताज़ा ब्लड आता है। तो ये अंगों को रिजेनरेट करता है, मतलब कि उनको एक नया जीवन प्रदान। तो हमें ये तो शारीरिक लाभ के लिए कर रहे हैं, तो इस मैकेनिज्म का ध्यान देना है, और मानसिक लाभ के लिए कर रहे हैं, स्पाइन में, आपकी मेरुदंड में शक्ति है, वो उड़ती हुई सी अनुभव हो रही है, इस तरीके से आप ध्यान दें। एक दो बार और करके अभ्यास करेंगे। देखिए, एक बात और मैं आपको कि इसमें हम आसानी से अभ्यास अगर हमें करना है, तो आसानी से जो अभ्यास है वो सांस छोड़ के होता है। क्योंकि मूलबंध में हमने अभ्यास जो किया था, उसमें मूलबंध हमने सांस भरते हुए लगाया। ठीक है, तो ये दो बंद है, और जालंधर बंद बताऊंगा, तब मैं सांस को और क्लियर करूँ। ठीक है, आगे की तरफ हल्का से झुक जाने से और थोड़े से कंधे उठा लेने से पेट को पिचकाना थोड़ा आसान होता है। पेट को पिचका करके ऊपर की साइड लेना है, ये ध्यान देना है ना। मैकेनिज्म एग्जैक्टली ये, पेट को पीछे की तरफ लेना, फिर ऊपर की साइड लेना, हल्का सा, है ना। तो ये ऐसा दबाव बने, इस तरीके, इस एंगल का दबाव बने, ऐसा आप महसूस करना है। ठीक है, सांस छोड़े, अब मैं इंस्ट्रक्शन देता जाऊंगा, एक दो बार और करेंगे। चार पांच बार बहुत है, इससे ज्यादा बार नहीं करना है। स्टार्टिंग में सांस भरें, पेट को फुलाएं, जितना फूल सकता है फुलाएं। जिनसे नहीं फूल रहा है पेट, वो ध्यान दें, उनका श्वास का क्रम सही नहीं है, उन्हें श्वास का क्रम सही करना पड़ेगा। उसके कुछ अभ्यास में इस कक्षा के अंत में बता दूंगा। इसके बिना उड्डयन बंद संभव नहीं होता है। सांस भरते हुए पेट को फुलाएं, पेट फुलाएं, धीरे से सांस छोड़ें, हल्के से पेट पिचकाएं, 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 धीरे से खींचें और ऊपर तो फिर रखें, होल्ड करें, एक दो, धीरे से पेट को ढीला छोड़ें। अब सांस भरना स्टार्ट करें, फिर से पेट फुलाएं, सांस भरते हुए, फिर पेट पिचकाएं। अंतिम बार अभ्यास करेंगे, पेट पिचकाएं, पेट रखें, कर रखें, एक, हल्के से धीरे से वापस लेके आए, नॉर्मल हो जाए। एक सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, हर सांस लेने के साथ और पेट फूले, हर सांस छोड़ने के साथ पिचके। इसमें उड्डयन बंद जो है, वो व्यवस्थित तरीके से उन्हीं लोगों का होगा जिनका श्वास का क्रम सही है। सही श्वास के क्रम का मतलब है कि सांस लेते हुए आपका पेट फूलना चाहिए, सांस छोड़ते हिचकना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है, तो हमें कुछ अभ्यास करने पड़ेंगे, ताकि जिससे हमारा पहले श्वास का क्रम सुधरे, तब जाके उड्डयन बने। अगर
व्यक्ति के सांस लेने के साथ में उसका सीना फूल रहा है और पेट पिचक रहा है, तो ये डिफेक्टेड ब्रीदिंग है ना, मतलब ये विकृत श्वसन। इससे आपको कोई फेफड़े का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं होता है, फेफड़े के केवल अपर पार्ट का इस्तेमाल होता है। जो लास्ट वाला रीजन होता है, ये वाला, ये अनयूज्ड रहता है। इससे लोगों को फेफड़े की और डाइजेशन की समस्या परमानेंट रहेगी, खत्म नहीं हो सकती। और अगर खत्म करनी है तो हमें सीखना पड़ेगा कि हर सांस लेने के समय पेट को फूले। इसके लिए आप पेट पे हाथ रखें। एक दो अभ्यास बता देता हूँ। अगर बाई चांस आपका श्वसन सही नहीं है, तो अब ऐसी स्थिति में हम कुछ अभ्यास कर सकते हैं। पहला अभ्यास है कि आप लेट जाएं और जैसे पेट पे मैंने हाथ रखा है, उस पूरी अवेयरनेस के साथ में आप एक हाथ रखें। सांस लेते हुए फुलाएं, सांस छोड़ते हुए पिचकाएं। स्टार्टिंग में नहीं फूलेगा, पर 15-20 दिन, 1 महीने के अभ्यास के बाद में आप इस पैटर्न को ब्रेक कर पाए। दूसरी चीज है बैकवर्ड बेंडिंग आसन। जैसे आप किसी में भी, है ना, जैसे मकरासन में हो गया, धनुरासन में हो गया, भुजंगासन में हो गया, पेट को फैलाए पिचकाए, इसी इसी पैटर्न पे ना, तो धीरे से आपका जो श्वसन का स्टाइल है वो बदलता है। तब उड्डयन बंद करना आसान होगा। जितना आसान होगा उड्डयन बंद करना, नॉली उतनी ही फिर कठिन नहीं रह जाएगी, उतनी ही फिर सरल हो जाएगी। इसलिए उड्डयन बंद, श्वसन सही होगा तो उड्डयन बंद सही होगा, उड्डयन बंद सही होगा तो नॉली सही होगी, नॉली सही होगी तो विकास सही होगा, आध्यात्मिक विकास। ठीक है। महामुद्रा, महाबंध और महावेद का एक सम्मिलित प्रयोग होता है, बाबू जी बताएंगे। तो हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट का नाम है जलंधर वन। शरीर के यहाँ स्थान, प्राण का स्थान, हर तरफ जो है वो चैन प्राण का स्थान है। यहाँ से सब तरफ जो है वो जाल गए, है ना? सब तरफ नर्व्स गई, ऐसा हम योग शास्त्र में मानते हैं। इसको हम लोग करने की कोशिश करें। सांस भरेंगे, कुछ नहीं, बहुत साधारण है। सांस भरी, सुकंठ कूप में लगाए। जिनको सर्वाइकल की समस्या है वो न करें, बाकी लोग सब कर सकते हैं। फिर गर्दन सामने लाए, सांस छोड़े, फिर से सांस भरे। हाँ, चलिए अब तीनों बंदों का प्रयोग स्टार्ट करते हैं। तीनों बंद करेंगे। हाँ, मेरे इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करेंगे। सांस लेते हुए भी तीनों बंद करेंगे, सांस छोड़ते हुए भी तीनों बंद करेंगे। सांस लेते हुए जब तीनों बंद करेंगे तो उड्डयन हल्का सा हल्का रहेगा, बाकी दोनों बंद अच्छे रहेंगे। जब सांस लेते छोड़ते हुए करेंगे तब ये उड्डयन अच्छा होगा, बाकी दोनों बंद थोड़े से हल्के रहेंगे। ठीक है। कोई प्रश्न हो तो आप मुझे मैसेज करते रहिए। मैं उन प्रश्नों का जवाब अपनी बात में शामिल करते हुए देता रहूंगा। अंतिम में प्रश्नोत्तरी होगी तब भी आप दे सकते हैं। और अगर अभ्यास से संबंधित कोई दिक्कत है तो आप तत्काल कहते रहिए, ताकि मैं उसको क्लेरिफाइड करता रहूं। ठीक है। पीठ की हड्डी सीधी करें, अपनी मनस्थिति बनाए, तैयार रहें अभ्यासों के। अगला अभ्यास श्रीबंध है, इसको महाबंध भी कहते हैं। नॉर्मली आप सांस छोड़ें, गहरी लंबी सांस भरेंगे, सांस छोड़ें। गियर बंद लगाए, सबसे पहले मूल बंद लगाए, गुदादार से कोड़े, पेट को पिचकाए, गर्दन को फ्रंट कूप में लगा, रोक के रखें। धीरे से गर्दन सीधी करें, पेट
ढीला छोड़े, गोलाकार को ढीला छोड़े। साधारण सा याद करने की दृष्टि से टेक्निकल डिटेल में नहीं जाते हैं। जब लगाएंगे बंदों का क्रम यहाँ से ऊपर रहेगा, फिर जब छोड़ेंगे तब, ठीक है। जैसे कुएं में रस्सी सब बाल्टी जाती है, फिर वापस आ जाती है। तो जब जाने के क्रम में पहले ये खुलेगा, फिर पेट खुलेगा, फिर ये खुलेगा। लगने के क्रम में पहले ये लगेगा, फिर ये लगेगा, फिर ये लगेगा। एक माइन्यूट सा क्षणिक डिफरेंस रहता है। वहां बंद का मतलब होता है एक साथ तीनों लगना, ठीक है। सांस छोड़े, सांस भरें, फिर से लगाएं। देखो आप, अब आप देखिए, आंखें खोले, देखो आप, ये अंतर आता है ओटी मन में, है ना। सांस छोड़ के देखो आप उड्डयन मन, सांस भरा हुआ देखो आप। तो सांस भरने के बाद बिल्कुल हल्का सा उड्डयन लगता है, बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं लगता है, या यूं कह ले कि वो जो दबाव पड़ना चाहिए वो दबाव नहीं पड़ता। पर इसके अपने कुछ और फायदे होते हैं, वो मिलते हैं। वो फायदे भी अमेजिंग होते हैं, इसकी वजह से सांस भर के भी आपको लगाना है। इस तरीके से तीनों बंदों का अभ्यास करना है आपको। जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, जब भी आप सांस कहीं भी ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो इससे आपको जो कुंभक है, जो भी काम करने का आपको जो फायदा मिल रहा है वो एक्सेसिव मिलेगा। और स्टार्टिंग कितने राउंड करना है, तो स्टार्टिंग 3 राउंड से आप स्टार्ट करें, 5 राउंड, 7 राउंड, 10 राउंड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 10 के मिनिमम, 10 के अंदर ही आप अपने राउंड्स रखिए, फिर धीरे धीरे एक एक दो दो, एक एक दो दो बढ़ाते रहिए। जैसे ग्रेजुअली ग्रेजुअली आप प्रैक्टिस बढ़ता जाए, वैसे वैसे आप इसको बढ़ा सकते हैं। लास्ट कितने तक, लास्ट 30 राउंड तक रख सकते हैं, अगर आप प्राणायाम के साथ या मुद्राओं के साथ अभ्यास कर रहे हैं तो। फिर कैपेसिटी बढ़ जाने पर आप और भी बढ़ा सकते हैं। वो तो फिर आपके अभ्यास प्रैक्टिस टाइम पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस किस लिए है और कितनी समय के लिए आप अभ्यास करें। हाँ, कुछ और मुद्राओं की तरफ अपन चर्चा करते हैं। वज्रोली और शक्ति चालिनी की तरफ। वज्रोली के लिए स्टार्ट करते हैं इस, तो इसमें श्लोक है, महामुद्रा महाबंधो महावेदस्य खेचरी। खेचरी भी मैं बता दूंगा। उड्डयन मूल बंधो बंधो जालंधरा भी। इसमें अपन 4 तो सीख चुके हैं, है ना। महाबंध, उद्यान, जालंधर और मूल, ठीक है। ये तो हम सीख चुके हैं 4। पांचवा वाला खिचड़ी है। पहले चलिए खिचड़ी का प्रैक्टिस कर लेते हैं। पुराने समय में जो हठ योगी होते थे, वो खिचड़ी में जीभ जितनी लंबी होगी उतना अच्छा रहेगा। नाक सीवा उसको बनाते थे, इस तरीके से उसको मत किए। और यहाँ पे तंतु होता है, दिख नहीं रहा होगा। जीभ को जो सॉफ्ट पैलेट से जोड़े रखता है नीचे की साइड, वहां पे कट लगाते थे, धीरे 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 धीरे। तो जीभ जो होती थी वो यहाँ से एक अलग हो जाती थी। फिर इसको फोल्ड करके वो यहाँ से बिंदु चक्र होता है, देखेंगे सहस्त्रार और
त्रिकोटि के बीच में बिंदु चक्र होता है, वहाँ पे लोलक चक्र कहते हैं उसको। यहाँ पे आपका जैसे तालू लटका रहता है, उसके ठीक पीछे की साइड सांस रोक देते थे और फिर वहाँ से रस झरता है। मैंने तो कभी ऐसा अनुभव नहीं किया, तो उस रस का आस्वादन लेते थे। बाबूजी और थोड़ा डिटेल शेयर करेंगे आपके साथ में कि किस तरीके का रस आता है। मेरे साथ तो कड़वा ही रस आया, मीठा नहीं आया। एनीवे, मैंने भी प्रैक्टिस की इसको लंबी करने के लिए। कुछ फायदा मिलता है, बोलने में थोड़ी दिक्कत होने लगती है। और कुछ इस तरीके का कोई विशेष फायदा मिलता है इसकी बात नहीं। साधारण सी प्रक्रिया है, आप जीभ को मोड़ना है, जीभ को मोड़ के आप पीछे की साइड या सॉफ्ट पे हार्ड पैलेट है यहाँ पे रख लेना, बस कुछ नहीं करना। तो नाक के आसपास का रस झरता है, हर एक व्यक्ति को झरेगा। जब अपन अभ्यास करेंगे तो एक आध मिनट आप रुकेंगे, तब आपको रस महसूस होगा। मेरा निवेदन है आपसे कि आपको जैसा भी रस महसूस हो, मीठा हो सकता है, नमकीन हो सकता है, कड़वा हो सकता है, इन तीनों में से कोई एक रस महसूस होगा। जो भी रस महसूस हो वो कम से कम आप मैसेज करें। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आगे किस तरीके के रस में किस तरीके की प्रैक्टिस। ठीक है। जीभ को फोल्ड करें, ऊपर की साइड टच कराएं, हल्का सा रगड़ें और रस को महसूस करें। आंखें बंद करें, सारा ध्यान आज्ञा चक्र। धीरे से आंखें खोल लें। तो किसी प्रकार का टेस्ट अनुभव हुआ? कोई ऐसा है जिसे टेस्ट अनुभव नहीं हुआ किसी भी प्रकार का? थोड़ा इंटरेक्शन कीजिए, कोई भी मैसेज कीजिए। चलिए, मधुर टेस्ट अनुभव हुआ, उनको हुआ राजा राम प्रजापति जी। ठीक है। नो टेस्ट, नो टेस्ट। स्नेहा चौधरी जी और दिनेश कुमार जी को कोई टेस्ट अनुभव नहीं हुआ। ठीक है। जिनको टेस्ट अनुभव नहीं हुआ वो थोड़े समय तक करेंगे तो उन्हें टेस्ट अनुभव होने लगेगा। हाँ, टेस्ट नहीं अनुभव होने का मतलब है कि प्रैक्टिस का टाइम कम है, टाइम बढ़ाएंगे तो होगा। जिनका मधुर टेस्ट है वो लेकिन गो हेड, वो आगे बढ़ सकते हैं। जो है ना, वो लंबे समय तक प्रैक्टिस करेंगे तो उनको इस चीज का मतलब लाभ मिलेगा। उनकी जो शरीर की जो शुद्धि है वो एक हद तक हो चुकी है। ये वात पित्त कफ दोष पे डिपेंड करता है, तो इसकी वजह से ऐसा होता है ना। तो जिनको कड़वा टेस्ट आ रहा है, जिनको इस तरीके का नमकीन टेस्ट आ रहा है, वो उनको कुछ समय उपवास करने, जब तक मधुर या
इसी से रिलेटेड किसी भी तरीके का अगर स्वाद नहीं आता है, तब उनको लंबे समय तक प्रैक्टिस नहीं करना है, उनको कांस्टेंटली जिनको कड़वा टेस्ट आ रहा है, वो कुछ समय के लिए रुकें, अपने शरीर का शोधन करें और फिर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट, ठीक है? तो धीरे-धीरे टेस्ट आने लगता है और टेस्ट आने से भी खिचड़ी में ज़्यादा ज़रूरी बात जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट वो है कि खिचड़ी का मतलब होता है कि यानी आकाश में उसमें चरण। तो इसमें स्वाध्याय का बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है कि मुद्राओं का अभ्यास तो करें ही करें, मुद्राओं के अभ्यास में कोई मना ही नहीं है। तो इसके साथ-साथ में आप अपने स्वाध्याय भी करें और अपना एक चिंतन भी विकसित करें, अपने ही दृष्टि का जो किसी से उधार नहीं लिया गया हो। आप चीज़ों को, आप अपने सत्य को, आप अपने एनालिसिस को, आप अपने विश्लेषण को देखें, उसको ऑब्ज़र्व करें, उनसे सीखें और आप एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाएँ, आप अपनी एक क्या कहूँ मैं, आप अपनी एक समझ बनाएँ हर एक चीज़ की, संसार के बारे में, ईश्वर के बारे में, लोगों के बारे में, पढ़ने के बारे में और वो यूनिक होनी चाहिए। तो ये खिचड़ी का मतलब है। अब आगे देखते हैं, थोड़ा वज्रोली का अभ्यास करेंगे। वज्रोली के लिए वज्रोली के लिए भी पुराने तरीके में बहुत सारे जैसे घी को या दूध को या पानी को सख्त किया जाता था लिंग की मदद से। वैसे तरीके की कोई बात इसमें नहीं है। इसमें एक साधारण सी बात है कि हमारा जननांग क्षेत्र की तरफ एक ध्यान जाए, बस। देखेंगे थोड़ा से ना इसमें हल्का सा ना पैरों के और जनांगों के बीच में थोड़ा सा चौड़ा रहेगा और खुला रहेगा। किसी भी तरीके की कोई विशेष आसन जैसी कोई बात इसमें नहीं है, है ना? तो आप ऐसा भी कर सकते हैं इसमें, पर इसमें ध्यान देंगे कि इसमें गैपिंग बढ़ जाएगा ना, ये पूरे हाथ इसमें चले जा रहे हैं, इसका मतलब गैपिंग बढ़ गया। आपके जनांग पूरी तरीके से खुले हुए होने चाहिए, ठीक? हल्का सा आगे की तरफ झुकेंगे, लीन फॉरवर्ड होंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अब मैं जो प्रक्रिया बोल रहा हूँ ये केवल मेरे इन निर्देशों का पालन करेंगे आप। बहुत साधारण सी प्रक्रिया है, जैसे हमने मूल बंद में की थी, वही की सेम टू सेम, लगभग वही सेम टू सेम प्रक्रिया है। अपने सांस पर ध्यान दें, सांस छोड़ें, सांस लें। सांस लेने के साथ साथ में अपने जननांग को, अपने लिंग को, अपनी योनि को टाइट करना स्टार्ट करें। सांस लेते रहें, टाइट करते रहें, एकदम मैक्सिमम टाइट कर रहे हैं, जैसे आप यूरिन करते हुए, जैसे आप मूत्र करते हुए टाइट करते हैं। और रखें, बस सांस छोड़ें, ढीला छोड़ें, फिर सांस भरते हुए टाइट करें। जननांगों से जो भी ऊर्जा बाहर निकल रही थी और मूलाधार चक्र के माध्यम से सिर की तरफ बढ़ रही है, ऐसा अनुभव करें। फिर सांस छोड़ें, कंसंट्रेशन टूटने न दें, एकाग्रता बनी रहे, एक लय में, एक लाइन में चलते रहें। फिर से बारंबार 2 बार और करेंगे, सांस भरें, अंतिम बार सांस भरें, रोक के रखें, छोड़ें। ये वज्रोली। अब अब एक कॉम्बिनेशन है जो बाबूजी ने डेवलप किया है, मैं उसको भी बता देता हूँ। जिनका अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है वो स्टार्ट करें, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है या कमर दर्द से संबंधित कोई भी बीमारी है, वो लोग स्टार्टिंग में इसको अवॉइड करें। एक बार थोड़ा उपवास करके, थोड़ा योग करके अपने आप शरीर को मजबूत कर लें। जब एक बार शरीर मजबूत हो जाए,
अब इसका अभ्यास करें, ठीक है। इसमें इसमें दोनों प्रयोग हैं। इसमें महामुद्रा, महाबंध और महावेग, तीनों का एक कॉम्बिनेशन है। 5 मिनट के पैकेज वाली जो बात है वो मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, तो अपन फिर कभी लेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें शामिल है, जैसे आपने 2 राउंड प्रज्ञायोग की, अपने शरीर को वार्म अप किया, वार्म अप होने के बाद में अपने महामुद्रा, महाबंध, महावेग किया, फिर सर्वांग आसन किया, भुजंगासन किया, मयूरासन करके आप फ्री हो गए, ठीक है। इस तरीके का टेक्निक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीवे अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना आवश्यक है बैठते कैसे है ना। इसमें हम तीनों इस्तेमाल कर रहे हैं। महामुद्रा, महामुद्रा का मतलब होता है सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाना, सांस भरते ऊपर की तरफ आना, एक तो लय बनाने के लिए, है ना, है ना। तो सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, महामुद्रा है ना। उसके साथ में जब नौली का अभ्यास करेंगे हम, इसमें सांस छोड़ते हुए, सांस छोड़ने के बाद रोक लिया, उसके बाद हम नौली का अभ्यास करेंगे, महावेद, जब चक्रों का वेदन हो रहा है ऐसा महसूस करेंगे, और फिर इसके बाद में महाबंध लगाएंगे बीच में। तो ये इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन, ठीक है। बैठने का तरीका देखेंगे, आप बैठेंगे, दोनों घुटने आपस में मिले रहेंगे, उससे और आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा, है ना। पैर सीधा रहेगा, ठीक है। पैर आप देख सकते हैं इस तरीके का रहेगा। ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके का रहेगा ये पैर, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं, आप जहां तक हाथ पहुंच रहा है, मान लिया आपका हाथ यहीं पहुंच रहा है तो आप यहीं रखिए, ठीक। इस तरीके से पकड़ेंगे। अब सांस, पहले एक बार अपने आप को नॉर्मलाइज करें ना, प्रैक्टिस से। सांस छोड़ते हुए झुके, सांस भरते हुए उठे, सांस छोड़ते हुए झुके, सांस भरते हुए उठे, सांस छोड़ते हुए झुके, सांस भरते हुए उठे। इतना हो गया। सांस छोड़ते हुए झुकना है, सांस भरते हुए उठना है, सांस छोड़ते हुए झुकना है, सांस भरते हुए उठना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखेंगे, इस बार क्या करेंगे कि जब सांस छोड़ते हुए झुकेंगे तो उठते हुए नौली करेंगे, ठीक। सांस छोड़ते हुए झुकिए, दोनों हाथ रहेंगे तो दिखेगा नहीं आपको। कोशिश करते हैं एंगल चेंज करने की। मुझे लगता है नौली आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होगी, नहीं दिखाई दे रही तो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से नौली निकलेगी, देखेंगे।
मान लिया नॉली नहीं हो रही, कोई बात नहीं। स्टार्ट करते हैं, एक बार पूरा प्रोसीजर देख ले बिना नॉली के। सांस छोड़ते हुए झुके, सांस भरते हुए उठो, सांस छोड़ते हुए झुको, सांस भरते हुए उठो, अंतिम सांस छोड़ते हुए झुको, तीनों दम लगाते हुए उठो। तो मैं रोक के रखे, फिर सांस भरे, ऊपर ही भरना है ना इस समय में। जैसे तीनों बंद लगा लिए, तीनों बंद लगा लिए आपने, फिर सांस भरते हुए फिर तीनों बंद लगाने और आगे की तरफ झुकना है। जितने समय तक रोक के रख सकते हैं रोक के रखेंगे, फिर बाएं नासिका से सांस छोड़ते हुए फिनिश कर देना। मैं एक बार प्रोसीजर आपको बता देता हूँ, फिर अपन कर लेंगे। दोनों पैरों से करना है, फिर एक पैर से, फिर दोनों पैरों से। अब यहाँ पे हमें एक बात ध्यान देनी है, पहले सांस छोड़ते हुए झुकना है और तीनों बंद लगाते उठना है। जो एक्स्ट्रा अभ्यासी है वो इसी समय में सांस छुट्टी हुई है तो उस समय नॉली कर सकते हैं। जिनको नॉली नहीं करनी है वो केवल तीनों बंद लगा के रखें। ठीक, फिर यहीं पे से सांस भरते हुए तीनों बंद वापस लगा लें और आगे की तरफ झुके। अब देखो यहाँ पे दो एंटीक बात है। एक बात है जब सांस छुट्टी हुई और तीनों बंद लगे हुए तब नौली करना है। जब सांस भर ली है, तीनों बंद लगा लिया, तब आगे की तरफ झुकना है। ठीक, आगे की तरफ झुक के जब तक रुकना है जब तक पूरे शरीर से आपको ऊर्जा महसूस नहीं होने लगे। फिर इसके बाद उठना है और बाई नासिका से सांस को छोड़ देना है। ठीक, स्टार्ट करनी है। सांस अंदर, सांस छोड़ रखी, अब सांस भरेंगे, तीनों बंद लगाएंगे, फिर से दो बार लगे। एक बार सांस छोड़ के लगा दिया, अब सांस भर के लगाएं। अब आगे की तरफ झुकेंगे, जितना झुक सकते हैं उतना रोक के रखें सांस को, सांस छोड़े नहीं। ऊपर उठे, बाएं नासिका से सांस को छोड़ दें। इसका अभ्यास करते हुए और प्राणायाम का अभ्यास करते हुए हमेशा एक कपड़े जैसा कुछ आप अपने पास रखें। धीरे धीरे सारा कफ निकलने लगेगा तो आपको फिर बॉडी में लाइटनेस और वेट का लॉस, और जो भी कहीं आपने पढ़े होंगे कि कुंडलिनी शक्ति जागरण होता है तो शरीर ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, उस तरीके की जो सारी बातें लिखी है वो आपकी शरीर के साथ घटने लगेगी। तो वजन भी आपका कम पड़ेगा, चर्बी भी आपकी गलेगी, शरीर भी रोग ग्रसित नहीं होगा इतना आसानी से। और रोग ग्रसित होगा भी सही बाई चांस, बहुत सारे नियम ध्यान में देने होते हैं। स्वास्थ्य एक नियमों पे नहीं चलता। तो अगर बाई चांस अगर ऐसा होता भी है तो आप बहुत तेजी से रिकवर कर जाएंगे बिना किसी मेडिसिन के या बिना किसी विशेष कष्ट। इसलिए आप इन मुद्राओं का अभ्यास करें। इसमें विपरीत करनी बची है, शीर्षासन बचा है, वो फिर किसी दिन हम आपको सिखाएंगे या फिर आज बता ही दिया जाए। ठीक है, समय है, हम विपरीत करनी भी देख सकते हैं एक बार। तो ठीक है, विपरीत करनी भी एक बार सीख लेते हैं, दीवार के सारे किस प्रकार से करते हैं, और इस सेशन को फिर हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमारी दशो मुद्रा कंप्लीट होगी। वज्रोली की तरीके से शक्ति चालिनी में हम केवल गुदा द्वार से कोड़ते फैलाते हैं, हम महसूस करते हैं, बाकी और कोई अंतर नहीं है वज्रोली और शक्ति चालिनी। ठीक है, अब अपन शीर्षासन का स्टार्ट करते हैं। मैं शीर्षासन के लिए
आपको बताता हूँ किस तरीके से ट्रिक्स और टेक्निक्स इस्तेमाल करें। पहली बात है, दीवार के सहारे ही करना है। दीवार के सहारे करने का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि आपका पूरा ध्यान बॉडी को बैलेंस करने में नहीं जाता है, आपका कंसंट्रेशन किसी और जगह। एक बात। दूसरी बात है कि नए अभ्यासी को चाहिए कि इस तरीके का कोना ले जिसमें दोनों साइड और पीछे की साइड तीनों तरफ गिरने के चांसेस नहीं रहते। नुकीला कोना ना हो, जहाँ दोनों दीवार सटती हो। तो आप देखेंगे बाई चांस इस तरीके से, या बाई चांस इस तरीके की दीवार है, पीछे गिरेंगे तो ये दीवार है, इस साइड गिरेंगे तो ये, इस साइड गिरेंगे तो ये, और उसके तो इस तरफ गिरेंगे तो पीछे पैर। किसी भी स्थिति में आपके गिरने के चांसेस नहीं रहते हैं, या रहते भी हैं तो वो चिंताजनक नहीं है। आप आसानी से इस चीज को सॉल्व कर सकते। ठीक है, चलिए मैं कंबल लेके आता हूँ, फिर अपन चर्चा करते हैं किस तरीके से विपरीत करने को करना है। सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान देनी है विपरीत करने को करते हुए, वो चीज ये ध्यान देनी है कि ये नाप। ठीक है, इस नाप को जब तक ध्यान नहीं देंगे आप, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान देनी है वो है नाप। तो हम इस नाप का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता है दिख रहा है। देखिए, इस नाप का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, अब आपने जहां से आपको लेना है, जहां आपको सिर रखना है, हमें ये ध्यान देना है स्टार्टिंग में जो सिर रखना है, एक कंबल लिया, बिछा लिया, यहाँ पे इस तरीके का नाप रख लिया आपने, दोनों हाथों को टाइट कर लिया। ठीक, ठीक है, सिर को लगाया, सिर को रख लिया, पैर जहां है वहां पे पास में लेके आओ। एक सीमा के बाद में हल्का सा एक पैर को दबाव देने पर आसानी से हो सकता है। एक पैर को सीधा किया, फिर एक पैर को मोड़ा, नीचे लेके आए, एक पैर आया, दूसरा पैर आया, बस रोके रखो, आसानी से हो जाएगा। आपको हल्का सा बैलेंस बनाने की कला आनी चाहिए, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ समय के लिए रोक के रखें अपने आप को, शशांक आसन में रखें, फिर आराम से बैठे, फिर धीरे से खड़े हो, है ना। इसमें जो कला है वो हाथों के बैलेंस की है। हाथ अगर आपके ज्यादा चौड़े हो जाएंगे तब भी बैलेंस नहीं बनेंगे, हाथ आपके पतले हो जाएंगे, इसलिए नाप का ध्यान रखें। ये नाप परफेक्ट है। एक दूसरा, पैर को उछालने के वाली बात है, तो कभी कभी हल्का से इस नाप से कम लेना पड़ता है पहले शरीर को उठाने के लिए, बस। और कोई बात नहीं है, इसमें वजन का कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। हाँ, इसमें वजन का कोई बड़ा फैक्टर इस्तेमाल नहीं होता है, वजन इसमें इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। बॉडी का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शीर्षासन हाथी भी कर सकता है। तो कोई एक चीज ध्यान देनी है, वो ये हल्का सा कम कर ले। अगर आपको बॉडी को पीछे की साइड से ऊपर उठाना है तो हल्का सा कम करेंगे, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, और सांस भरेंगे, और पहले एक पैर को उछालने की कोशिश करनी है आपको ना, है ना।
जो फ्रंट पैर रहेगा तो उसके साथ दूसरा पैर भी आ जाएगा। ये हल्की सी ट्रिक रहती है, आप किसी का सहारा लेके भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। धीरे-धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी, बॉडी थोड़ी-सी हल्की हो जाएगी, उपवास की मदद से और आसनों की मदद से, तब शीर्षासन करना और आसान हो जाएगा। शीर्षासन करते हुए कुछ बातों का ध्यान देना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शीर्षासन के साइड इफेक्ट बताते हैं लोग, तो साइड इफेक्ट से बचाव के लिए हमें कुछ अभ्यासों का ध्यान देना है। पहली चीज तो ये कि लंबे समय तक महामुद्रा और महाबंध की प्रैक्टिस किए बिना शीर्षासन नहीं करें। शीर्षासन थोड़ा सा प्रैक्टिस मुद्राओं की मंझनी के बाद ही करें तो और अच्छा लाभ मिलेगा। एक दूसरी बात है, शीर्षासन के तत्काल बाद खड़े नहीं हो जाए, आराम से शशांक आसन में लेटें, अपने गर्दन को सही करें, फिर धीरे से बैठें वज्रासन में, नॉर्मल, फिर आराम से खड़े हो। तीसरी चीज, नाक अच्छे से साफ करें, कपड़ा हमेशा रखें, और साफ करने के बाद में हल्का फुल्का प्राणायाम और ध्यान अवश्य करें। इससे प्राणायाम और ध्यान करने में एक अद्भुत गहराई आपको मिलेगी। नीचे कंबल या गद इस तरीके की चीज रखें जो हार्ड भी हो और सॉफ्ट भी हो, है ना, बिल्कुल लुप लुपा चीज रखने से वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर पाता। बहुत बढ़िया तरीका है कि आप एक मैट खरीद लें और उसके ऊपर एक या दो, जैसा भी सुविधा हो वैसा एक अच्छा सा कंबल बिछाए, बस बहुत है। इसके अलावा कोई और चीज की आवश्यकता नहीं है। गर्दन का कौन सा भाग, तो सिर जो है इस साइड लगेगा, और ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है हमारा जमीन के टच होता है, ये वाला, ठीक है। ये लगभग बीच से थोड़ा सा आगे वाला है ना, तो ये वाला हिस्सा टच होता है, और पीछे दीवार है ये, गिरेंगे नहीं। हाथों में थोड़ा दम लगा कर रखेंगे, कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा वेट कैसे बैलेंस करना है। कोई कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रिक है केवल, देखने में जितना कठिन लग रहा है उतना कठिन नहीं है। अब प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। जो भी प्रश्न आप पूछ लीजिए, मैं यथासंभव कोशिश करूंगा उनके उत्तर देने की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अ, अभी हम सभी ने लोकेश भैया ने जो हमें सिखाया वो भी हमने सीखा। तो जो उनका अनुभव जो रहा, उन्होंने अपने अनुभव से हमें सिखाया। और और हमें जो है बंद और मुद्राओं में किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है, और हमें क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, और उनके साइड इफेक्ट से बचना है। तो इन सब का जो सही सही जो ज्ञान है वो एक अनुभवी व्यक्ति ही हमें दे सकता है। तो जो लोकेश भैया ने हमें अपने अनुभव से सिखाया, तो उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद भैया। अभी हम प्रश्नोत्तरी सेशन में प्रवेश करते हैं। तो अभी किन्हीं का अगर हैंड रेज है, कोई अगर अपना प्रश्न पूछना चाहता है, किसी को कोई विशेष समस्या होती है बंद मुद्राओं से रिलेटेड, या आसन प्राणायाम से किसी से भी रिलेटेड, तो वो अपना प्रश्न यहाँ रख सकते हैं। और बाबूजी भी हमारे बीच में हैं। हाँ, भैया एक प्रश्न मेरा है। अ, जैसे कि जो पहले के समय में जो जो ऋषि जो होते थे, सब ऋषि जैसे थे, तो उनमें से प्रत्येक ऋषि की एक विशेष मुद्रा होती थी, तो उन्होंने वो मुद्रा सिद्ध की होती थी। तो मुद्रा उन्होंने जो सिद्ध की होती थी, और वो अधिकतर समय उसी मुद्रा में रहते थे। तो उसके पीछे का क्या रहस्य है कि उस मुद्रा से उन्हें क्या क्या लाभ मिलता था, जो कि हम आज के समय में भी जो है उसी तरह के लाभ अगर हम एक ही मुद्रा से लेना चाहें, तो क्या ये संभव है आज के समय में? देखिए, शरीर की आकृति का मनुष्य के मन के भावों पे गहरा प्रभाव पड़ता है ना। जो एक्टर होते हैं उनको मुद्राओं का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। डांसर जो होते हैं उनको, जिन्होंने क्लासिकल डांस देखा होगा उनको बिना किसी साउंड के, बिना किसी बात के, है ना, आपने देखा होगा जैसे काली का रूप है तो ऐसे रुद्र रूप है तो वैसा फिर उनकी आकृति है, वैसा दिख रहा है। तो मैं दोनों हाथ ऐसे किया तो लगा कि त्रिशूल। तो कई बार मनोभाव से मुद्रा बनती है कि आपको गुस्सा आया तब आपके चेहरे पे गुस्सा दिख रहा है, कभी आपके चेहरे पे गुस्सा दिख रहा है या आपने गुस्से में चेहरा बनाया, उससे अंदर का मन वैसा पलट गया।
ये दोनों सिरे जुड़े हुए हैं। प्राण और मन का एक सिरा है, वो जुड़ा हुआ है। प्राण पे नियंत्रण कर लेंगे तो मन पे नियंत्रण हो जाएगा, मन पे नियंत्रण कर लेंगे प्राण पे नियंत्रण हो जाएगा। तो हर एक ऋषि का अपना एक एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज होता है, एरिया ऑफ सब्जेक्ट होता है कि वो उस विषय पे रिसर्च कर रहा है। तो ऐसी मुद्रा वो धारण किए रहता है जिससे उस तरीके के लाभ मिलते हो। मेरे को इतनी ज्यादा कोई विशेष जानकारी नहीं है यहाँ पर ये बात स्पष्ट है कि जैसा मनोभाव रखने से, मान लिया ऐसे झुक के बैठने से, ऐसे चलने से, लटकाया हुआ चेहरा रखने से आदमी डिप्रेशन में स्वतः चला जाने लगे, है ना? इसलिए योग में सिंहासन कराते हैं उसको। तो सिंहासन कराने से उसके मन में ये भाव जगता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो सिंहासन से उसके जो शरीर पे कोई खास प्रभाव पड़ा इस तरीके की बात नहीं है। सिंहासन से उनके मन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है ना? तो फिर इस तरीके के जो शरीर के करेज वाले जो अनुभव है वो आने लगते हैं। आपको एक बात और बता दूं, जैसे जो सिंह है उसके गुण एडप्ट होने लगते हैं सिंहासन में। तो एक फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, उदाहरण के लिए यहाँ पे ये बात है कि मुद्राओं की मदद से मन पे एक अनुकूल प्रभाव डाला जा सकता है। मैंने एक शब्द सुना होगा कि अभी मेरा मूड खराब है। जो मूड होता है वो एक मन के विचार से गहरा लेवल है ना। जो स्वर संयम साधना में हम सीखते हैं वो मूड पर नियंत्रण की जो बात है, वो एक कैसे कहूं कि ये विचारों से या फिर ये केवल आपके समझाने से, किसी के समझाने से किसी व्यक्ति का मूड अच्छा हो जाएगा आवश्यक नहीं है। तो उन भावनाओं पे नियंत्रण मुद्राओं की मदद से हासिल हो। किसकी क्या मुद्रा है इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा विशेष जानकारी नहीं है। हाँ, पर वो मुद्राएं अपने अकॉर्डिंग अपनी क्वालिटी जो चाहते रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने धारण की होगी, चाहे शरीर की हो चाहे वो हाथों की हो, ऐसी भी हो सकती है। हम्म। जी, जी भैया, धन्यवाद भैया। भैया विक्की भैया का हैंड रेज़ है। जी भैया, आप अपना प्रश्न रखिए। प्रणाम भैया। प्रणाम जी प्रणाम। हाँ, भैया ये शीर्षासन और विपरीत करनी मुद्रा, आसनों की भी श्रेणी में शीर्षासन को रखा गया है और मुद्रा में भी उसे विपरीत करनी मुद्रा कहा गया। तो भैया इसमें क्रिया और भाव में कुछ डिफरेंस है या दोनों सेम ही? क्रिया तो सेम ही है, भावनाओं में डिफरेंस जरूर है। जिस जैसे व्यक्ति की वो बढ़ती है, गति बढ़ती है, गहराई बढ़ती है, मैच्योरिटी बढ़ती है, उसकी भावनाओं में भी बदलाव आता है। तो इसी आधार पे इसको मुद्रा कह दिया गया है। तो भैया जब हम आसन करते हैं उस समय हमारे भाव मुद्रा में, उस भाव में क्या ऐसा उन्नयन होता है जो फिर वो मुद्रा का नाम ले लेता है? जैसे आसनों के अभ्यास में हम शीर्षासन कर आसन रहे हैं, थोड़े फिर शरीर वही पर एक जब होते हैं। अ, आसन में आपका उद्देश्य होता है कि बॉडी का बैलेंस बने, ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा फ्लश मिले, ब्रेन में एक नया ऑक्सीजन, नया मतलब फ्रेश ब्लड मिलता है। जो स्टेगनेंट ब्लड होता है ब्रेन का, जो ब्रेन में जमा हुआ रहता है लंबे समय तक, वो फिर धीरे से निकलने लगता है। और जो नया मुद्रा के ब्लड दौरान आता है। हम मुद्रा हाँ, के मुद्रा दौरान के वो दौरान भावनात्मक अभ्यास कैसे आयाम लेते हैं? अब हमारा उद्देश्य संतुलन बनाना नहीं रहता। संतुलन तो फिर सन में मैच्योरिटी आने से अपने आप बनने लगता है, या दीवार का सहारा लेने से वो भाव खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद हम ये सोचते हैं कि जो किस तरीके से हम अपने दिमाग को कंसंट्रेट करें किसी ध्यान के विषय में। फिर आप चाहे आप चक्रों पे ध्यान कर सकते हैं, सांसों पे कर सकते हैं, और कोई बात है और कहीं आपको ध्यान लगाना है तो फिर आप वहां ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके केवल उल्टे खड़े रहने की। जी, प्रणाम भैया। जी भैया, बात वही है, धीरे 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 आप अपनी प्रैक्टिस करके अपने तरीके का मेथड डेवलप करते जी भैया, अगला प्रश्न दिनेश जी का है। वो पूछते हैं कि मेरा शुरू से ही सांस बहुत देर तक रोक नहीं पाता हूँ। अ, मेरा अर्थ है औरों से कम रहा है। मतलब ये कि ये जो है सांस को अधिक देर तक रोक नहीं पाते, तो इसके लिए ये जानना चाहते हैं। दो बातें हैं। अगर सांस नहीं रुक रही तो पहली बात तो ये है कि आपको श्वसन प्रणाली सही नहीं है।
क्योंकि फेफड़े छोटे बड़े नहीं होते हैं, सबको बराबर मिलते हैं, है ना? थोड़ा हो सकता है आनुवंशिकी की वजह से फेफड़े काम नहीं कर रहे हो या और बातें हो, पर वो एक माइन्यूट सा फैक्टर हो सकता है। सबसे पहली बात है कि सांस लेते समय पेट नहीं फूल रहा और सांस छोड़ते समय पेट नहीं पीछे। अगर एब्डोमिनल ब्रीदिंग नहीं हो रही है तो फेफड़ों को पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसकी वजह से सांस नहीं रुक रही। पहली चीज आप ये करें कि आप जब भी सांस ले तब पेट फुलाए, जब भी सांस छोड़े तब पेट खींचता है। आप वीडियो को एक बार और देख लेंगे, मैंने किस तरीके से इस चीज को कर सकते हैं। इसके 2-3 प्रयोग बताए, 2-3 प्रयोग करें। फिर भी नहीं होता तो हम मुझसे कंसल्टेंसी ले लेंगे, मैं आपको बता दूंगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि इसमें शरीर है, उसकी ऑक्सीजन की जो मांग है वो एक यूटिलाइजेशन पे डिपेंड करते हैं ना, कि आपके फेफड़ों की एफिशिएंसी क्या है। धीरे धीरे जैसे जैसे एफिशिएंसी बढ़ेगी वैसे वैसे कम ऑक्सीजन में भी फेफड़े आराम से काम करेंगे, क्योंकि सांस लेने का मतलब है कि फेफड़ों को ऑक्सीजन की जरूरत है। हाँ? और अगर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो फिर ज्यादा से ज्यादा सांस लेनी पड़ेगी। परंतु जब व्यक्ति इस तरीके के अभ्यास करने लगता है तब आसान हो जाता है। और भी अगर और भी कर सकते हैं, जैसे जो संगीत गाते हैं उनके लिए सांस रोकना थोड़ा आसान होता है। हारमोनियम प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपके पास हारमोनियम है तो, उससे भी आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ने लगती है। तो ये फिजियोलॉजिकल वेरिएबल है, आसानी से इसको बढ़ाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरे की तुलना करने की बजाय आप तो ये देखिए कि आपका माइंड का कंसंट्रेशन कैसा रह रहा है तो ठीक। हाँ, पर 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में आपको नॉर्मली रुकनी चाहिए। ठीक ठीक अभ्यास ही 1 आध साल आपको हो गया, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे तैराकी करके, व्यायाम करके, रनिंग करके फिर बढ़ा सकते हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं। आप जैसा चाहे वैसा मेथड एडॉप्ट कर लीजिए, चाहे आपको तैरना आता हो तो तैरना सीख लीजिए, फिर आप रनिंग कीजिए रोज 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, 10 मिनट में 2 किलोमीटर रनिंग, बस। फिर धीरे 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 अभ्यास होने लगेगा, सांस रुकने लगेगी, फेफड़ों की कैपेसिटी खत्म हो गई है तो वापस रीगेन की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। जी जी भैया। हाँ, अगला प्रश्न स्नेहा दीदी का है। दीदी पूछती है कि महाबंद लगाते समय सांसों की गति क्या रहेगी, वो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए महाबंद जब भी लगेंगे सांसों के एंड में लगेंगे, मतलब सांस आपने ली, सांस लेना आपका खत्म हो गया, अब बंद लगाने स्टार्ट हो रहे हैं। सांस छोड़ रहे हैं, बंदों को छोड़ा, फिर सांस छोड़ना स्टार्ट हो गया। मान लिया इसका उल्टा कर रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस छोड़ दी, बंदों को लगने स्टार्ट हो गया, फिर बंद खोल दिए, बंद ऐसे लगे, बंद ऐसे खुल गए, अब सांस लेना स्टार्ट किए। तो जब बंद लगेंगे तब सांस नहीं चलेगी। बंद मतलब बंद, ठीक है। अ, जी भैया। भैया अब कोई और प्रश्न तो नहीं है। और बाबूजी हमारे बीच में है तो उनका भी हम आशीर्वाद दे लेते हैं। बिल्कुल लाभ उठाया जाए। जी, प्रणाम बाबूजी। जी जी प्रणाम। और नितिन जी आपको प्रणाम, और लोकेश जी को भी प्रणाम, सारे पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। तो प्रश्नोत्तरी में कोई ऐसी बात हो तो अभी हम प्रवास प्रवास में भी हम हैं, तो देखिए लोकेश जी का अच्छा अनुभव है, जो कि ये प्रोफेसर भी हैं और यौगिक साइंस से अच्छे टॉपर रहे हैं, तो और पीएचडी भी इनका पूरा हो रहा है। तो ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल बात बताएं। फिर भी जो हमने फील किया है, जैसे अभी दिनेश जी की बात आई कि हम सांस नहीं रोक पाते, तो पहले ये किया जाए कि सांस रोकने का प्रयास ही न करें, फेफड़े को अधिक उसका कैपेसिटी बढ़ाया जाए, यानी कि डीप ब्रीदिंग किया जाए सिर्फ,
वो यानी प्राणाकर्षण प्राणायाम सिर्फ करें और धीरे 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 गहरा खींचते जाएं और खींचें और खींचें और खींचें। तो एक ऐसा स्थिति आएगा कि अब लगेगा कि अब इससे अधिक नहीं। हालांकि काफी अभी फेफड़ा में जगह है, लेकिन जिनका फेफड़ा श्रिंक कर रहा है, पूरा नहीं रुक पाते हैं या दमा है, तो वे अधिक खींच लेंगे तो खांसी आ जाएगी। तो जहां तक वो पेन टच वाला एरिया है तो वहीं पर रुक जाए और रुक करके लौटे मत, थोड़ा सा नाम मत रहे कुछ एक सेकंड, फिर हल्का सा ब्रीदिंग खींचेंगे तो और थोड़ा सा 0.1 इंच और फेफड़ा जाएगा, फिर वहां से लौटा। तो 1 आध सेकंड से हर कोई रोक लेता है, क्योंकि उतर लेते समय तो रुकेगा ही रुकेगा। या फिर नहीं तो गहरा लें धीरे और गहरा छोड़ें। 1 मिनट खींचने में लगा तो 1 मिनट छोड़ने में भी लगे, 10 सेकंड खींचने में लग रहा है तो 10 सेकंड छोड़ने में। हम चाहें तो गायत्री मंत्र का उसका प्रयोग कर सकते। गायत्री मंत्र बोलते हुए मन ही मन किसी भाई ने एनर्जी को ले रहे हैं और जा करके एनर्जाइज कर रहा है, तो फेफड़ा धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी बढ़े। ये करीब इसमें से 40 करोड़ एल्वियोलाई होते हैं, तो धीरे धीरे उसके सफाई होते जाएगा। तो जब सारे के सारे फेफड़े के हर एक प्रकोष्ठ में जब ऑक्सीजन जाने लगेगा, तो अब खुद ही वो कहेगा कि थोड़ा सा रुकिए ना, रुकने में मजा आ रहा है। तो अब अपने आप ही कुंभक को वो जगह बना लेता है। तो शुरू में हमें प्राणाकर्षण के माध्यम से अपने फेफड़े को हेल्दी बनाना चाहिए। हेल्दी कुंभक करेंगे खांसी आएगी, इसलिए दमा के पेशेंट कुंभक ना करें, वो केवल डीप ब्रीथिंग करें। जब फेफड़े स्वस्थ हो जाते हैं उसमें, तो वो खुद ही मांग करता है कि हमको और थोड़ा सा भोजन चाहिए, भूख बढ़ चुकी रहती है, तो कुंभक बढ़ने लगेगा। फिर धीरे धीरे इतना कुंभक बढ़ जाएगा कि आप काफी अभी जो बता रहे थे ना महामुद्रा में, तो पूरा का पूरा हरने के बाद भी काफी झुकेंगे तो आगे तक झुक सकते हैं। और जितनी भी 72,000 नाड़ियां हैं उसमें जा करके उसको क्लीन करता है, कचड़ों को बिल्कुल ही भस्म करते जाएगा, तो हल्का बॉडी होते जाएगा और ऑटोमेटिक चक्र काम करने शुरू कर देते। तो ये की बात। और स्नेहा चौधरी वो शायद एब्रोड इंडिया से यहाँ हैं, शायद वो यूएस से यहाँ हैं। तो देखिए उसमें भी ऐसा कर सकते हैं। एक और उसमें जो बात है, लोकेश जी ने सही बताया कि जब भी बंद लगाते हैं तो उस समय सांस न लेंगे न छोड़ेंगे। या तो सांस बाहर रोके तब बंद लगा, या तो सांस भीतर भर के रोक लें तब बंद लगा, यानी उस समय कुंभक अवस्था रह जाए, रोकने को ही कुंभक कहते हैं, अस्थिर होकर। तो अब यानी कि बंद की अवस्था में श्वासों का आना जाना नहीं होता है। क्लियर? अस्थिर अवस्था में लगाते हैं और तीनों बंद अधिक फायदा करते हैं। यदि मान लीजिए कि गले में हमने पहन लिया है, वो कॉलर पहन लिया है, कोई प्रॉब्लम है, तो बाकी 2 बंद तो लगाएंगे। मूल बंद तो कभी लग सकता है, उड़िया में पेट में खाना खाए रहेंगे तो ना लगेगा। तो इसलिए तीनों बंद को अलग अलग भी मुद्राओं में गिना है। 10 मुद्राओं में महामुद्रा, महावेधस्य, महाबंध, महावेधस्य खेसरी, उड़ियान, मूल बंधस्य, बंधु जलंधराविदा, यानी चारों बंधों को अलग अलग फायदे करते, जहां जो मिला वहां का लाभ लें, क्योंकि सब चक्रों से जुड़े रहते हैं, उस चक्रों का लाभ ले लें। तो इस स्तर से अपने आप को ये ठीक बोले कि लोकेश जी का ये अच्छा एक्सपीरियंस है कि हर कोई अपना टेक्निक खुद डेवलप करे। जैसे हर व्यक्ति के शरीर और मन की बनावट अलग है, तो जिनको जैसे गुड फील होता है, जिस तरीके से सोने में, जिस तरीके से बैठने में, जिस तरीके से मेडिटेशन करने में, जैसे सोचने में राहत महसूस हो रहा हो, रिलैक्स फील कर रहे हो, तो वही योगा उनके लिए बेटर है। तो हमें खुद अपना डेवलप करना है और जहाँ दिक्कत आवे तहाँ एक्सपर्ट से सलाह ले लें। जी ठीक है, धन्यवाद लोकेश जी, आभार। और अच्छा रहा। देखिए कोई प्रश्न आता है तो अभी पूछ सकते हैं, हम भी हैं, लोकेश जी भी हैं और भी जो टीचर हैं। जी बाबू जी, एक क्वेश्चन बाबू जी हमारा है, जो हमारे शरीर में जो चक्र हैं, जो हमारे शरीर में चक्र हैं और जो मुद्राएं हैं, इनमें आपस में क्या संबंध है? और क्या विशेष चक्रों के जागरण के लिए विशेष मुद्राएं जो है वो हम यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल।
देखिए इसमें नितिन जी पहली बात तो ये है कि मुद्राएं उंगलियों से लगती है, ठीक, हाथों की उसमें भूमिका है, क्योंकि स्पर्श वाला जो है वो हाथों में अधिक सेंसिटिव पॉइंट्स दिए गए, वो जितना हाथों से बराबर इलेक्ट्रिफिकेशन झड़ते रहता है। ऐसे कर देंगे आप एलियन फोटोग्राफी मशीन के सामने, तो चिंगारियों को हम लोगों ने देखा, उसके सामने हमने किया ऐसे, तो देखा कि कुछ पार्टिकल से झड़ कर गिर रहे थे। तेजी से यहाँ पर ये फ्लो निकलता है, स्पर्श से भी संस्कार जाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा में मूर्तियों का स्पर्श करके मंत्र बोले जाते हैं, तो वो थॉट को बहुत तेजी से निकालता है। तो ये होता है क्या कि चूंकि पांचों उंगलियां ये काम करते हैं तत्वों से जुड़ी है, तो बीच वाली बड़ी है तो बड़ा तत्व आकाश है, स्पेसियस है, तो आकाश तत्व है, क्लॉकवाइज अपने घुमाते जाइए, आकाश तत्व हो गया तो वायु है, आकाशाद वायु, वायु और अग्नि, अग्नि आपा आप पृथ्वी। अब देखिए अग्नि से जहां भी हम टच करते हैं, तो ये कनिष्ठा से टच किया तो सीधे स्वादिष्ठान प्रभावित हो जाता है, और प्रभावित होगा तो क्या करेगा, यूनिवर्स पानी के भीतर में भाप जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको खींचने लगता है। हर पार्टिकल में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको खींचने लगेगा। पृथ्वी तत्वों में से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको खींचता है, तो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से जाकर के कहीं ना कहीं प्राणी हीलिंग करते हैं। तो हर एक चक्र भी मूलाधार पृथ्वी तत्व है, इससे जुड़ा हुआ है, और स्वादिष्ठान कनिष्ठा से जुड़ा हुआ है जल तत्व का, अग्नि तत्व जुड़ा हुआ है मणिपुर से, ये मणिपुर वाला है, और अग्नि तो हर जगह अग्नि ही अग्नि, अग्नि ना अग्नि समेत है, उसकी भूमिका हर जगह पड़ती है, इसलिए अंगूठे को हर जगह यूज करते हैं। ये वायु वाला तत्व है, साइटिका भागा ना हो, पैरालिसिस वगैरह हो तो उससे हम उसके डिमेंट को हटा सकते हैं। इसी तरीके से आकाश तत्व ये वाली बात बनती, और सर्वाधिदान सब जुटा लेते हैं तो उदान अपग्रेडेड होता है। तो न्यास की प्रक्रिया में ये वाली मुद्राओं को रखा है पूज्य गुरुदेव ने। इतने बेहतरीन प्रोफेसर थे पूज्य गुरुदेव योग के, तो समझिए कि महाकाल ही आ गया है, योगियों का श्रेष्ठ योगी है, तो पूजा पाठ में भी दे दिया। अब देखिए उन्होंने ये करना था का पूजा में प्राणायाम में, तो इसको भी लगा दिया, ये भी मुद्गल मुद्रा है। तो कोई ये नहीं कहे कि हमने मुद्राओं नहीं किया, तो गजब के तरीके में उन्होंने जोड़ दिया, तो न्यास में भी जोड़ दिया है कि सबको उदान प्रणाली कर लेता है सबका, और इसे अपने कर लिया। तो इन मुद्राओं की ये भूमिका है, इसके साइंस को फिर कभी हम क्लासेज लेंगे अपने यहाँ जब प्रैक्टिकल्स में आए तो उस पर बारीकी से रिसर्च लेवल की इस पर प्रश्न किए जा सकते हैं। धन्यवाद जी बाबू जी। बाबू जी आज्ञा चक्र के लिए कौन सी मुद्रा हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ज्ञान मुद्रा है ना, सीधे विज्ञान में कोश है, ये विज्ञान में कोश में आता है, वायु विज्ञान में कोश के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं यहाँ पर अनाहत से, और अनाहत से ही जर्नी शुरू हो जाती है आज्ञा का, तो उसमें हर जगह ही आएंगे, या फिर जाकर ध्यान मुद्रा या फिर चिन्मयी मुद्रा कर ले। यदि सीधे है तो ज्ञान मुद्रा है, उलट लिए तो चिन्मयी मुद्रा। अक्सर हम चिन्मयी मुद्रा का ही प्रयोग करते हैं, यानी अंतर्मुखी वाली एरिया में जाएगा वो ज्ञान विवेक से जुड़ जाएगा, और एक ज्ञान इधर से जुड़ेगा फिजिकल वर्ल्ड से। तो अपने ऊपर है कि एक्सटर्नल वे में बहिर्मुखी करना है या अंतर्मुखी करना है, तो चिन्मयी मुद्रा उसमें काम आ सकता है। जी बाबू, धन्यवाद बाबू जी। विजय भैया का हैंड रेज है। जी भैया आप अपना प्रश्न। जी बाबू जी प्रणाम। जी प्रणाम। बिहार से बोल रहा हूँ बाबू जी। आवाज नहीं आ रहा। बाबू जी मैं सीतामढ़ी बिहार से बोल रहा हूँ बाबू जी। आवाज नहीं आ रही बाबू जी? जी प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम। मैं सीतामढ़ी बिहार से बोल रहा हूँ बाबू जी। धन्यवाद बाबू जी, जब हम चक्र का ध्यान करते हैं तो मुद्रा कौन सा मुद्रा, अगर सातों चक्रों में कौन सी मुद्रा को कैसे इस्तेमाल करें बाबू जी, थोड़ा वो बताएं प्लीज। यहाँ पर हमें ये करना है कि मुद्राओं का प्रैक्टिकल प्राणमय कोश तक ही है। जी बाबू जी। प्राणमय कोश में प्राणायाम बंद मुद्रा आता है। अच्छा बाबू जी। अच्छा, और क्योंकि ध्यान मेडिटेशन चक्रों का कर रहे हैं, सुषुम्ना में सारे ग्रह चक्र होते हैं, और वो वहां से मन की यात्रा शुरू होती है, मन की भूमिका है। तो उसमें इन मुद्राओं के लेयर से पार कर जाता है, जो बाहर की मुद्राएं हम लोग करते हैं, और हमें असली है कि थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है वहां पर,
यानी ईश्वर के प्रति समर्पण, यानी ऊर्ध्वमुखी हमारा थॉट चल रहा है कि नहीं, तो वो विचार प्रणाली खींच के ले जाती है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो थॉट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो पॉजिटिव थॉट ही वो स्वतः प्राणों को खींच ले जाएगा, क्योंकि मन प्राण को गति देता है। तो इसलिए अब वहां पर खुद मन ही अपना खेल खेलेगा। मान लीजिए कि एक्सीडेंट में किसी के हाथे कट गई, तो थोड़े है कि उसको अब चक्र नहीं जगेगा, वो सिर्फ मेडिटेशन से चक्र पा लेगा। तो हमें मेडिटेशन को यानी अज्ञा चक्र में अपने आप को तबाह करके माइंड को, इसका मतलब कि साक्षी भाव में अपने आप को स्टेबल करके तब चक्रों में जाएंगे तो स्वतः ही अपग्रेड हो जाएगा और उसको हम जैसे चाहेंगे हैंडल कर सकते हैं। तो यानी कि बाबूजी उस समय मुद्रा की कोई जरूरत नहीं है, मुद्रा बिल्कुल हाथ मतलब बीच में रख करके ही सारा काम किया जा सकता है। हाँ, अब मुद्रा का अर्थ वहां बदल जाएगा। मुद्रा की जरूरत है लेकिन परिभाषा बदल जाएगी। देवा नाम मुद्रा मुद्रा, यानी डिवाइन थॉट को मुद्रा कहेंगे वहां। ठीक है बाबूजी, ठीक। जी बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। हाँ ये ठीक है, और 2 मिनट बच गया है, तो जो होगा तो बातचीत कर लेंगे हम लोग, नहीं तो फिर कल मिलते हैं उपनिषद की क्लास में। तो कुछ और प्रश्न है? देखिए विकी जी का क्या था, ये विष्णु जी आपका क्या था, हम कुछ उसमें स्पष्ट नहीं समझ पा रहे थे प्रश्न को। बाबूजी मेरा प्रश्न ये था कि शीर्षासन को आसनों की भी श्रेणी में रखा गया है और उसको विपरीत करनी मुद्रा भी कहा गया है। तो मेरा ये जानना था कि आसन से मुद्रा के क्रम में क्या हमारा पैरामीटर क्या हो कि हम आसन से मुद्रा की ओर पहुंच गए हैं, मेरा प्रश्न ये था बाबूजी। जी देखिए, कुछ ऐसे भी आसन हैं जो दोनों जगह होते हैं कि एक पदाधिकारी को 2-2 पोर्टफोलियो दे दिया गया है, होम मिनिस्ट्री भी ले लिए और डिफेंस मिनिस्ट्री भी ले लिए। तो इतना ही ताकतवर है कि आसनों का राजा तो है ही, लेकिन मुद्राओं में विपरीत करनी कहलाता है, यानी प्राण के फ्लो को जबरन ले जाएगा ब्रेन की तरफ में। ऐसे आपको उठाना पड़ता है, उड़ियान बंद में खींच रहे हैं, जबकि आप बैठे हुए हैं सहज क्रम में। जब मस्तिष्क ऊपर है तब तो प्राणों को उठाना पड़ रहा है, उड़ियान से, मूलबंध से, जल ऐसे करना पड़ रहा है। लेकिन यदि शीर्षासन में हो जाते हो तो अपने आप मूलबंध लग ही जाएगा, वो खींचना नहीं पड़ेगा, हट से नीचे खींचा जाता है। वहां टच करके देखेंगे बहुत नीचे खींचा गया है और फिर सारे आते उठानी नहीं पड़ेगी, अपने आप बद से नीचे गिर जाता है डायफ्राम पर, यानी उस तीनों बंद स्वतः लग जाते हैं, स्वतः लगेगा। और लगते हैं साथ में उसमें जो सर्वांगासन है उसमें तो बैंडेड रहता है गर्दन, इसलिए इसको लंबे समय तक नहीं कर सकते, फिर स्टफनेस आ जाएगी, कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, जाम हो जाएगा। इसलिए मैक्सिमम एडवांस स्टेज में 10 मिनट से अधिक नहीं किया जाता। और इसमें आप चाहें तो अपने क्षमता के आधार यदि वर्टिकल हो तो अपने जब तक इजी लग रहा हो तो 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा आराम से एडवांस स्टेज में रह सकते हैं। जी जी बाबूजी। तो ये प्राण का फ्लो उधर करता है, इसलिए उसमें मुद्रा में भी आ गया, प्राण को अपोगेड्र में ले जाना, तो प्राणों का फ्लो होता है मुद्रा में। और आसन में आ गया कि इसलिए है कि उसमें डायफ्रामेटिक होगा, देखिए उसमें ब्रीदिंग, क्योंकि थोड़ा सा भी सांस लेंगे तो फेफड़ा ऊपर हो गया उसका पिछला छोर, अब वो ठेलेगा डायफ्राम को, तो कभी भी उसका फेफड़ा होल लाइफ खराब ही नहीं होगा। जी बाबूजी, शीर्षासन के अभ्यास में ये मैंने देखा है, भैया उदरीय श्वसन की बात कर रहे थे, शीर्षासन के अभ्यास में उदरीय ही श्वसन संभव बन पाता है, फेफड़ा से तो हो ही नहीं पाता, अपने आप पेट फूलते पीछे लंबे समय तक के अभ्यास। टाइम हो गया है, अब रह गया कि विज्ञान में कोर्स, तो उस समय यदि हम वैदिक सोच रखें, उपनिषदों को रिसर्च वाली जो अध्ययन किया स्मरण करेंगे तो अंतरिक्ष से तरह तरह का अनुशासन आपको करने लगता है। हमने सारे बाबूजी शीर्षासन में ही हमने किया है। हाँ। ठीक है, धन्यवाद, शांति पाठ आप कर सकते हैं। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। लोकेश भैया आप शांति पाठ से कक्षा की चलिए शांति पाठ दोहराते हैं, वो म्यूट था। चलिए विश्वानी देव सवितुर करेंगे।
जिनको आता है वो दोहराएंगे, जिनको नहीं आता है वो महसूस करेंगे ना। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि सही दिशा में प्रेरित करे, जो भी हमारे लिए श्रेष्ठ है, अच्छा है, शुभ है, कल्याणकारी है, उसे हम स्वीकार करें। जो हमारे लिए अच्छा नहीं उसे हमारे मार्ग से हटाएं। ईश्वर से प्रार्थना। ओम ईशानि देव सवितर्दुरितानि करासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। मेरे से दोनों हाथों को रगड़े, चेहरे पर फिराएं। ठीक है।